Hello everyone, welcome to my YouTube channel AS Classes. So as we were continuing with our polity lectures, last lecture में हमने आपसे DPSP डिस्कस किया था। आइए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम DPSP से रिलेटेड MCQ सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी मेरा पिछला लेक्चर DPSP का नहीं अटेंड किया है तो पहले जाके उसको अटेंड करिए, उसको समझिए, तब आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और आप बहुत इजीली ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है कि द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ DPSP इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने कि पर्पस क्या है DPSP को संविधान में लाने के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि द DPSP may be classified into which of the following parts for the sake of convenient study। ये बोल रहा है कि DPSP को एक सही तरीके से पढ़ने के लिए हमने इसको अलग अलग प्रिंसिपल्स में डिवाइड किया था। मैंने आपको सारी चीजें उसी बेस पे पढ़ाई है, तो वो यही पूछ रहा है। ऑप्शंस है सोशलिस्टिक, लिबरल इंटेलेक्चुअल, गांधीयन या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ये पिक्चर के फॉर्म में मैंने दिखाया है कि ये को 3 फॉर्म में हमने डिवाइड किया है इसको, सोशलिस्टिक में, गांधीयन में और लिबरल इंटेलेक्चुअल में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द DPSP। ऑब्जेक्टिव DPSP का नहीं है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। टू एस्टैब्लिश द वेलफेयर स्टेट, टू इंश्योर सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे आप देखिए कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू एस्टैब्लिश अ रिलीजियस स्टेट। ये ऑब्जेक्टिव DPSP का नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इस पे बोल रहा है कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 में हमने बात की है DPSP की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। मैं आपसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैंने एक्सप्लेनेशन डिस्कस किया तो हमारा लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा और जो मैंने लास्ट लेक्चर आपको DPSP पूरा समझाया उसका कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करिए, जहां पे भी आपको डाउट होगा आप कॉमेंट में मुझे पूछ लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द DPSP। Now, these principles spell out the socio-economic democracy in country. The provisions contained in these principles are not enforceable by any court। बोल रहा है इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और आपके पास ऑप्शंस दिए हैं मैंने A, B, C एंड D। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो बोथ होगा, कि ये सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी डिस्कस करता है और ये नॉन एनफोर्सेबल है। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई है, आपको ढंग से समझना हो तो आप लास्ट लेक्चर डिस्कस करिएगा, उसको देखिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि DPSP हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, तो पूरी उम्मीद करूंगी कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाए। इसके ऑप्शंस देखते हैं हम लोग, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस या आयरलैंड। तो बहुत इजीली आप इसका आंसर दे सकते हो। मैंने इसके सामने आपको एक पिक्चराइज फॉर्म में आयरलैंड का मैप भी शो किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आयरलैंड। तो DPSP का सोर्स क्या है? आयरलैंड। बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है कि DPSP आर, चलिए ऑप्शंस देखेंगे तब क्लियर होगा, जस्टिशिएबल, नॉन जस्टिशिएबल, फंडामेंटल राइट्स या नन ऑफ दीज। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि DPSP जो होता है वो नॉन जस्टिशिएबल होता है, जबकि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो जस्टिशिएबल होते हैं। मतलब
आप इनके लिए कोर्ट में जा सकते हो अगर कोई स्टेट फॉलो नहीं करता है तो, लेकिन अगर डीपीएसपी में ऐसा कुछ होता है तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो ये है नॉन जस्टिशिएबल। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स। ये कौन सा मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है वो जो इस चीज को वायलेट करता है कि जो सारा वेल्थ है वो एक के पास इकट्ठा नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, डीपीएसपी, राइट टू फ्रीडम, या कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर। तो राइट टू इक्वालिटी तो आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम भी फंडामेंटल राइट है, तो जो ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है ये डीपीएसपी में आता है। ठीक है, इसमें हम लोग ने पढ़ा था कि प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज बीन इंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द। अब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एक्चुअली हम लोग अभी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं डीपीएसपी का, तो बहुत इजीली इधर तो आप आंसर दे दोगे कि इसका आंसर होगा डीपीएसपी, लेकिन आप एग्जाम में इस चीज को ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क किस में आता है। तो डीपीएसपी बात करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की, जो कि बात करता है किसमें, आर्टिकल 39 में। आर्टिकल 39 में हम लोग ए बी सी डी अलग अलग पार्ट पढ़ते हैं। तो जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है वो आपका 39D में बताया गया है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात की गई है। तो इधर पे जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डीपीएसपी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वालिटी बिफोर लॉ, या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फंडामेंटल राइट नहीं है, बहुत इजी है। लास्ट क्वेश्चन ही आपने डिस्कस किया है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये डीपीएसपी के अंदर आता है। ये सारी चीजें तो आपने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ी है, तो बहुत इजीली इसका आंसर दे सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेट डाउन अंदर। अब इधर इसका भी आंसर आप बहुत इजीली दे दोगे, लेकिन एग्जाम में आएगा तो आप इसको बहुत ढंग से पढ़ जाना कि पंचायती राज जो है वो डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 40 के अंदर आता है, जो कि एक गांधीयन प्रिंसिपल है। ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए, तो बहुत इजीली आप इसका आंसर दे सकते हो, ताकि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है, इसमें मैच करना है आपको, ठीक है ना, और सेलेक्ट करना है आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। देख लीजिए आप लोग एक बार इसको, और आपके सामने मैं ऑप्शंस भी देती हूँ। ये ऑप्शन एक्चुअली थोड़ा जगह बहुत कम पड़ गई थी तो बहुत कंसाइज हो गया है वो, बट आप लोगों को समझ में फिर भी वो आ रहा होगा। ये आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए कि इसमें कौन सा आंसर आपका सही होगा। ठीक है, आप देखिए अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, तो अबॉलिशन ऑफ टाइटल मैंने बताया था आर्टिकल 18 में फंडामेंटल राइट होगा, तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत बताया, ये आर्टिकल 40 में डीपीएसपी के अंदर आता है। फिर है टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज फॉर द एजुकेशन टू द चाइल्ड वार्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर ऑफ एज। ठीक है, ये किस में आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा फंडामेंटल ड्यूटी में। ये मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ाऊंगी। आपको ये नहीं भी पता तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन नंबर डी पता है कि क्या होगा, और ऑप्शन नंबर डी पता है, तो बहुत इजीली आप बोल सकते हो कि इसका जो आंसर है वो, आप एक ही आंसर से आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि 3 अगर आपको पता चल गया, क्योंकि सारे ऑप्शन अलग अलग है, तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो। 1 ये ए सी और डी होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनकरेक्ट बताना है भाई इधर पे। ठीक है, 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, और आ गया सेपरेशन फ्रॉम जुडिशरी फ्रॉम। ठीक है, तो अभी अभी आपने पढ़ा कि 40 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की, तो ये तो गलत हो नहीं सकता, ये सिविल कोड होता है। अब आपको दो में बचा है, आपको देखना है ए या डी, इन दोनों में से कौन सा गलत होगा। तो 39A जो है वो बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगलिटी। एक्चुअली ये एडेड है, ये आर्टिकल एडेड है जो हमने ऐड किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, तो ये भी जो है करेक्ट है, तो इसमें जो इनकरेक्ट होगा वो होगा आर्टिकल 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये इधर पे इनकरेक्ट है।
देख लीजिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द डीपीएसपी डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए डीपीएसपी पे किस आर्टिकल में इस चीज की बात की गई है। आइए देखते हैं ऑप्शंस। 51, 48A, 43A या 41। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 51। 51 बात करता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने की। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना सिर्फ एक ऑप्शन आंसर जान लेना नहीं होता, हमें जो और ऑप्शंस दिए हैं ना हम उनको भी एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअली ये किसकी बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इधर पे आते हैं आर्टिकल 41 देखते हैं। आर्टिकल 41 किसकी बात करता है। आर्टिकल 41 बोलता है राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ, क्या मैंने बताया था आपको, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबिलिटी। तो ये हो गया आपका 41। फिर बात करते हैं हम लोग 48A की और 43A की। तो 48A किसकी बात करता है, आप लोग मुझे ये दोनों कमेंट में आप मुझे आंसर करोगे कि 48A और 43A किसकी बात करता है। अगर आपको समझ में नहीं आए आप मेरा लास्ट लेक्चर देखो, और फिर भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। तो ये दोनों आपके होमवर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। 51 बात करता है, एक्चुअली मैंने इधर एक्सप्लेनेशन में इसको बता ही दिया है आपको, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयड बाय। तो इधर पे आप तो डीपीएसपी बता देंगे कि इधर पे जो है आपका सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयड इन द डीपीएसपी। लेकिन कभी ये क्वेश्चन आपको आर्टिकल के फॉर्म में भी पूछ सकता है कि आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है जो बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, या फिर बोल सकता है कि जैसे सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव जो है वो आर्टिकल 50 में इसकी बात होती है। तो कभी ये भी पूछ सकता है कि आर्टिकल 50 किसकी बात करता है, आर्टिकल 50 किस में आता है। तो आपको सारे हर एक प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन को प्रॉपरली तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ये डीपीएसपी और आर्टिकल 50 बात करता है इसकी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ये देखिए आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं इसका, आर्टिकल नंबर 50 में ये इसकी बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंडिया द प्रोविजन फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, आप ये पूछ रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन है वो किस में है, कौन से आर्टिकल में है। ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग, 43, 43A, 45 या 47। तो जो ये पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स है वो 43A में है, जो कि एक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, और 43A एक एडेड आर्टिकल है जो कि ऐड किया गया है फ्रॉम द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, तो ये होगा उसका आंसर क्या होगा, 43A होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए let's move forward. Question number 16. Which of the following is empowered to make law for economic and social planning besides the infants and minors in India? चलिए ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। Only the central government, state government, central and state government, only the local government. ये पूछ रहा है कि किसको ये पावर दिया गया है कि वो लॉ बना सके फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग बिसाइड्स इन्फेंट और माइनर्स। तो किसको ये दिया गया है, तो देखिए स्टेट और सेंट्रल दोनों को ये पावर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं हम। Now the question says the DPSP is a check which is paid on bank's convenience. ये किसने कहा था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आया गया है, और ये क्वेश्चन एक सेकेंड आप कह सकते हैं कि मतलब ये किसने कहा, ये कथन, हिंदी में बोले तो कथन है किसी का, ये किसने कही थी ये चीज़। तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं कि B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या K.T. शाह। तो आप इसका आंसर दीजिए मुझे कि DPSP इज अ चेक विच इज पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस, किसने कहा था। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज K.T. शाह। इसमें कुछ समझने सी चीज़ है नहीं, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और अगर एग्जाम्स में आए तो आपको इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18।
अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर मेंशनिंग द डीपीएसपी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, क्या ये आर्टिकल 42 में बोला गया है इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड? जी नहीं, ये बोला गया है आर्टिकल 39A में। इसको ऐड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। फिर मैंने आपको बताया था विलेज पंचायत का। विलेज पंचायत किस में आते हैं? आर्टिकल नंबर 40 में आते हैं। ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, इसमें क्या बताना था आपको? आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर मेंशनिंग द डीपीएसपी। करेक्ट पेयर कौन सा है? तो ये भी गलत हो गया आपका, ये भी गलत हो गया आपका। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये 43 नहीं है, ये भी गलत हो गया। हाँ, इक्वल पे फॉर इक्वल जस्टिस, जी हाँ, ये आर्टिकल 39 में आता है, आर्टिकल 39D में आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये देखिए आप इसको एक्सप्लेनेशन को देख लीजिएगा। 40 में विलेज पंचायत, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 39D में है। ये भी आप देख लीजिए, एनिमल हस्बेंड्री आर्टिकल 48 में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एट अ लेटर डेट, बाद में ऐड किया गया कौन सा है? ठीक है, विलेज पंचायत, ये तो आर्टिकल 40 है। मैंने आपको बताया कि अगर जो अलग से ऐड हुआ होगा ना, तो उसमें अलग से एक आपको कैपिटल लेटर में ब्रैकेट में चीज दी होगी ए करके। ऐसे हमने कोई आर्टिकल ऐड किया, मानो कि 39A, ठीक है ना, तो ये एडेड हो गया। स्मॉल है अगर, तो वो उसका सब क्लॉज है, बट अगर अलग से ऐसे लिखा है ना, तो वो कहलाता है आपका कि इसको किसी अमेंडमेंट के थ्रू हमने ऐड किया है। तो यही चीज यहाँ पे पूछ रहा है। तो बहुत इजीली आप कह सकते हो ये तो सीधे सीधे आएगा आपका आर्टिकल 40 में है, तो ये तो ऐड नहीं होगा। ठीक है, फिर है प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर, काउ स्लॉटरिंग, ठीक है। फिर है फ्री लीगल एड, और लास्ट में है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो देखिए ये भी आपने देखा कि ये आता है 44 में। अब आपके पास दो बचे, ठीक है, एक बचा ये काउ स्लॉटरिंग वाला, और एक बचा आपका कि फ्री लीगल एड। तो काउ स्लॉटरिंग में आप जान लीजिए कि काउ स्लॉटरिंग मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आर्टिकल नंबर 47 में आता, 47 नहीं 48 में, 47 में तो आपका वो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक वाला आता है। तो जो फ्री लीगल एड है ये एडेड है, बहुत बार बता दिया है, इसी लेक्चर में बता दिया कि जो ये फ्री लीगल एड वाला आर्टिकल है ये 39A है, जिसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये आज आपका लास्ट सेकंड क्वेश्चन मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ, इसको आप लोग एक्सप्लेनेशन को देख लीजिएगा। 20th क्वेश्चन है, in which of the following the provision for the protection and improvement of the environment and safeguarding of forest and wildlife are found in the Constitution of India? चलिए ऑप्शंस देखते हैं हम। ओनली इन द डीपीएसपी, ओनली इन द फंडामेंटल राइट, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए ये बात जो है ना, ये फंडामेंटल राइट्स में भी दी गई है और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी दी गई है और डीपीएसपी में भी दी गई। फंडामेंटल ड्यूटीज एक्चुअली मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, मैं आगे वाले लेक्चर में आपको फंडामेंटल ड्यूटी ही पढ़ाने वाली हूँ, उसमें हम लोग ये चीज़ देखेंगे। तो अभी के लिए आप फिलहाल के लिए ये चीज़ याद कर लीजिए कि इस बात को दोनों में बोला गया है, फंडामेंटल ड्यूटी में भी और डीपीएसपी में। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज के इस टॉपिक का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीपीएसपी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, अगर आपने डीपीएसपी पढ़ा है तो मतलब बहुत प्रॉपरली आप इसका आंसर दे सकते हो। प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, काउ प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, या फ्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। देखिए ये आपका डीपीएसपी के अंदर आता है, अभी मैंने बताया। काउ प्रोटेक्शन में देखा 47 48 आर्टिकल आपके दोनों इधर हो गए। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी इसी में आता है। ये फ्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, ये एलिमेंट्री एजुकेशन आर्टिकल 21A आपने पढ़ा था। तो ये जो सारी बातें ये आपने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ी थी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख लीजिए कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक आर्टिकल 47 48 रिस्पेक्टिवली, और इसको आप लोग समझ लीजिएगा। फिर ये एलिमेंट्री एजुकेशन आर्टिकल 21A अभी आपको बताया मैंने। ठीक है, तो ये सारे थे आपके डीपीएसपी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज, इनको आप लोग प्रॉपर्ली सॉल्व करिएगा। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट लगता है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी टॉपिक था और ऐसा टॉपिक था कि जो एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन रिलेटेड आ जाते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। क्वेश्चंस को एक बार फिर से आप सॉल्व करिएगा
और जहाँ कहीं भी डाउट हो बस जल्दी से आप कमेंट करिएगा, मैं उसका रिस्पॉन्स आपको बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगी कि जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपको समझाऊँगी, बताऊँगी। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं, अपना ख्याल रखिए, दोस्तों के साथ मेरे लेक्चर को शेयर करिए, बाकी की क्लासेस भी इंजॉय करिए। बायो के नया लेक्चर चालू हुआ है, सेल्स आपने पढ़ा होगा, और रीजनिंग पढ़ी है, उसमें कैलेंडर चल रहा है। सारी क्लासेस को एंजॉय करिए, जहाँ भी जो भी डाउट हो आप बेझिझक पूछिए, हम आपकी पूरी क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे। चलिए तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।